सांख्यिकी के सभी बच्चों का आज 22 अगस्त के इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत। सांख्यिकी का अन्य विज्ञानों के साथ क्या संबंध है, आज आप यही जानेंगे। सांख्यिकी चूँकि एक व्यापक विज्ञान है और इसका अन्य विज्ञानों से भी घनिष्ठ संबंध है। टिपेट कहते हैं कि कुछ विषयों के लिए सांख्यिकी तो आधारभूत महत्व की धारणाएँ देता है और कुछ के लिए अनुसंधान की रीतियाँ प्रदान करता है। इनमें से किसी एक रूप अथवा दोनों रूपों में सांख्यिकी विज्ञान की बहुत सी अन्य शाखाओं पर प्रभाव डालती है। सबसे पहले गणित के साथ इसका संबंध जानते हैं। सांख्यिकी विज्ञान का ढांचा ही गणित पर खड़ा है। कॉर्नर कहते हैं कि सांख्यिकी व्यवहारिक गणित की शाखा है जो समंकों में विशिष्टीकृत होती है। व्यवहारिक मतलब जहाँ पर गणित की वह शाखा जो व्यवहार में उपयोग में आती है, तो सांख्यिकी भी व्यवहार में उपयोग में आती नज़र आती है। औसत तमाम चीज़ों के आप प्रयोग में लाते हैं, जैसे औसत मेज़रमेंट की ड्रेसेस हैं, एवरेज, ठीक है ना, मीडियम जिसे बोलते हैं। और इसी तरह से बहुलक यानी कि जो किस साइज़ का जूता बाज़ार में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। जितना भी प्रोडक्शन होता है, पता है आपको, 80% जो उत्पादन होता है वो इन्हीं औसत का होता है और 20% एक्स्ट्रा लार्ज या एक्स्ट्रा स्मॉल इन सब चीज़ों का होता है, अगर गारमेंट्स की बात करें या शूज़ की बात करें। तो व्यवहारिक सांख्यिकी है, व्यवहारिक गणित का जो एक बड़ा हिस्सा है वह सांख्यिकी पर आधारित है। सांख्यिकी व्यवहारिक गणित की वह शाखा है जो समंकों में विशिष्टीकृत होती है, यानी व्यवहारिक गणित का वह हिस्सा जो समंकों में बटा हुआ होता है उसे ही सांख्यिकी कहा जाता है। तो एक तरह से सांख्यिकी गणित की एक ब्रांच हो गई, एक शाखा हो गई, ठीक है। किंग कहते हैं सांख्यिकी को उचित रूप से गणित की एक शाखा माना जा सकता है क्योंकि यह विभिन्न प्रकार के समंक समूहों के व्यवहार में प्रयुक्त निश्चित नियमों और विधियों का प्रतिपादन करती है। स्टैटिस्टिक्स में properly be considered a branch of mathematics as in as much as it attempts to formulate definite rules and procedures applicable in handling groups of data of many different varieties। गणित के विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर ही सांख्यिकी विज्ञान की पद्धतियों का विकास हुआ है। जितने भी गणित के सिद्धांत हैं, कुछ उन्हीं के आधार पर ही गणित की विभिन्न विधियां जो हैं उनका विकास हुआ है। सांख्यिकी के आधारभूत सिद्धांतों का प्रतिपादन गणित के द्वारा हुआ है। तो सांख्यिकी नियमितता का नियम हो, ठीक है, या अगर हम इसे देखें तो गणित की संभावना का सिद्धांत जो है, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये गणित का है, लेकिन इसी गणित के नियम पर सांख्यिकी नियमितता नियम, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी बना है। तो सांख्यिकी एवं गणित में केवल इतना ही अंतर है कि गणित में जिन सूत्रों को प्राप्त किया जा सकता है, सांख्यिकी में उनका प्रयोग किया जा सकता है। दूसरे, गणित में परम शुद्धता प्राप्त की जा सकती है, जबकि सांख्यिकी में शुद्धता का उचित स्तर ही पाया जा सकता है, उसी से संतोष करना पड़ेगा। बात आती है सांख्यिकी का अर्थशास्त्र से क्या संबंध है। अब इसे नए सिरे से सुनिएगा। अर्थशास्त्र के जो भी डिपार्टमेंट हैं यूनिवर्सिटीज़ में और महाविद्यालयों में, मैं आपको बता दूं कि उसमें ऐसा माना जाता है, कुछ विद्वान, रॉबिन्सन ने एक जगह कहा था कि वो दिन दूर नहीं है जब अर्थशास्त्र के सभी डिपार्टमेंट पे सांख्यिकी डिपार्टमेंट लिखा होगा, यानी सांख्यिकी विभाग लिखा होगा। मैं आपको ये भी एक उदाहरण से बता दूं कि अगर आप सीबीएसई में अध्ययन करना चाहें और सीबीएसई में अगर आप इकोनॉमिक्स चुनते हैं तो इकोनॉमिक्स में आपको 2 बुक्स पढ़नी होंगी। पहली बुक होगी स्टैटिस्टिक्स और दूसरी बुक होगी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 50% सिलेबस का जो है, और अगर 11th-12th दोनों को मिला लें तो 25% कम से कम स्टैटिस्टिक्स है। 11th में तो ये 50% है। तो ये समझने की दृष्टि से आप समझ सकते हैं कि अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का दखल कितना ज़्यादा है। आजकल सभी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन सांख्यिकी की सहायता से ही होता है। आर्थिक क्रियाओं में जैसे उत्पादन, वितरण, उपभोग, विनिमय, विदेशी व्यापार तथा बैंकों की साख व्यवस्था, इन सभी के उचित नियम सांख्यिकी की सहायता से ही संभव हैं। आर्थिक सिद्धांतों को सांख्यिकी की सहायता से सूक्ष्म बनाने तथा उनका अवलोकन तथा विस्तृत व जटिल आर्थिक शक्तियों को तर्कपूर्ण ढंग से व्यक्त करने में अर्थशास्त्रियों को प्रोत्साहन मिला है सांख्यिकी के माध्यम से। अर्थमिति यानी इकोनोमेट्रिक्स, आर्थिक नियमों की पुष्टि सांख्यिकी नियमों से ही हो पाती है। इकोनोमेट्रिक्स में जितने भी आर्थिक नियम हैं वो सांख्यिकी के नियमों से ही उनकी पुष्टि कर पाते हैं। अर्थशास्त्र की आगमन प्रणाली तो समंकों के आधार पर ही कार्य करती है। आगमन प्रणाली, इंडक्शन,
इंडक्टिव मेथड जिसे बोलेंगे। सांख्यिकी विज्ञान पूर्ण हो जाने पर अर्थशास्त्र भी परम शुद्ध विज्ञान बन जाएगा। अभी सांख्यिकी विज्ञान इसलिए पूर्ण नहीं है क्योंकि ये पूर्ण शुद्धता के साथ परिणाम नहीं दे पाता है। तो सांख्यिकी और शास्त्र के बीच में बहुत ही घनिष्ठतम संबंध है कहा जा सकता है। सांख्यिकी का जीव विज्ञान से संबंध है। देखिए, विभिन्न स्थानों के जीव जंतुओं और पेड़ पौधे, इनसे संबंधित जो आंकड़े होते हैं इनको एकत्रित किया जाता है, तभी यह निर्णय लिया जा पाता है कि कहाँ किस प्रकार का भोजन तथा खाद्य उपयुक्त रहेगा, किस देश की गाय अधिक दुधारू है और किस देश की भेड़ें कितनी वजनी है। ये सब सांख्यिकी से संबंधित है और ये सब जीव विज्ञान से संबंधित है। सांख्यिकी का भौतिक विज्ञान से संबंध अगर देखें तो भौतिक शास्त्र हो, रसायन शास्त्र हो, खगोल शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, ये सारे के सारे विज्ञान सांख्यिकी विधियों के प्रयोग से भरते चले जा रहे हैं। सांख्यिकी तथा भौतिक विज्ञान की एक ही अनुसंधान विधि है। दोनों ही क्रमिक परिशुद्धता की ओर अग्रसर होते हैं। क्रमिक परिशुद्धता यानी कि एक के बाद एक शुद्धता का स्तर ऊंचा करते हुए जाते हैं। दोनों सभी विज्ञानों में संबंधों के संकलन। हाँ, ये बात मैं और बता दूं, क्रमिक शुद्धता से तात्पर्य होता है कि अगर जो आधारभूत आंकड़ा है अगर वो गलत हो जाए वो या अशुद्ध हो जाए तो उतनी ही अशुद्धता बाकी के जो स्टेजेस आएंगे उनमें भी होती चली जाएगी। जैसे आप पहले निकालते हैं समांतर माध्य, फिर समांतर माध्य से आप इसमें सांख्यिकी में निकालते हैं प्रसार यानी कि डिस्पर्जन, फिर उससे कुर्टोसिस वगैरह निकाली जाती है, फिर स्टैंडर्ड डिविएशन वगैरह, इन सब पे ये या कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन निकाले जाते हैं। अगर आपका समांतर माध्य एम ही गलत हो जाए यानी कि एक्स बार जिसे समांतर माध्य आप रिप्रेजेंट करते हैं यही गलत हो जाए तो आगे की सारी चीज़ें गलत हो जाएंगी। सिमिलरली भौतिक शास्त्र में भी यही होता है। भौतिक शास्त्र में भी क्रमिक परिशुद्धता रहती है। अगर शुरुआती जो आंकड़ा मिला है अगर उसको जिसको आधार बनाना है वह ही उतना शुद्ध ना हो तो आगे की चीज़ें भी गलत होती चली जाएंगी। तो सभी विज्ञानों में समंकों के संकलन, विश्लेषण तथा तुलनात्मक अध्ययन के पश्चात ही निष्कर्ष निकाले जाते हैं एज जस्ट लाइक सांख्यिकी। तो सांख्यिकी का प्रयोग हर विज्ञान में हो रहा है। राजनीति से संबंध की अगर हम बात करें तो पहले तो प्राचीन काल में इसे राजा का विज्ञान कहा ही जाता था। तो मूल रूप से तो सांख्यिकी का राजनीति से ही संबंध है। राजा महाराजा विभिन्न उद्देश्यों से आंकड़ों का संग्रह कराते थे। कर व्यवस्था, जीवन निर्वाह, आयात निर्यात, पारिश्रमिक, जन्म मरण, सैनिकों की संख्या वगैरह वगैरह, इन सारी चीज़ों में सांख्यिकी का तब भी प्रयोग होता था और अभी भी होता है। कुछ सामाजिक विज्ञानों की हम बात कर लें। सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, मनोविज्ञान, इनमें सांख्यिकी विधियों का द्वारा विवेचन और अनुसंधान होता है। मनोविज्ञान में बुद्धिगणक IQ की गणना का आधार सांख्यिकी विधियाँ हैं। अनेक सामाजिक विज्ञानों में विशेष समस्याओं के अध्ययन के लिए तत्संबंधी समंक इकट्ठा किए जाते हैं। जैसे समाज में सामाजिक बुराइयां हैं जैसे कि दहेज या बाल विवाह, ठीक है, या आपराधिक मामले जो होते हैं उनका अध्ययन समाजशास्त्र में कैसे होता है। उन सभी का अध्ययन जो होता है वो आंकड़ों के आधार पर होता है। अगर हम आपसे कहें कि कौन सा समाज अच्छा है, सामाजिक बुराइयों की दृष्टि से कम है, जिसमें ऐसे आरोप, तो आप कैसे ऐसी घटनाएं तो आप कैसे जानेंगे? आंकड़ों के आधार पर ही तो जानेंगे। तो समाज शास्त्रों में सांख्यिकीविद जो हैं इनका महत्व सामाजिक दशाओं को मापने में ही नहीं है बल्कि पूर्व कल्पनाओं का परीक्षण, जो पहले से कल्पनाएं की गई हैं हाइपोथेसिस, और उनमें संशोधन करने में भी है। आधुनिक जीवन में सांख्यिकी विधियों के विविध उपयोग हैं। लोकतंत्र में समंकों को समझने व उनका मूल्यांकन करने की योग्यता नागरिकों के लिए आवश्यक और आधारभूत योग्यता बन गई है। इसीलिए जब कोई भी व्यक्ति रिसर्च करने के लिए निकलता है तो सबसे पहले उसे कहा जाता है कि आप सांख्यिकी पढ़िए, और रिसर्च का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसमें आपको सांख्यिकी के तत्व पढ़ने के लिए बाकायदा सिलेबस में मिलते हैं। तो सांख्यिकी दरअसल विभिन्न विज्ञानों के बहुत सारे जो भी आधारभूत अनुमान हैं या गणनाएं हैं उन सब का आधार बनती है। आज के समय में विभिन्न विज्ञानों के समंकों के विवरण और उनके विश्लेषण के लिए सांख्यिकी एक अत्यावश्यक यंत्र यानी डिवाइस माना जाता है। सांख्यिकी के प्रति अविश्वास है, क्यों है, कैसे है, क्या है, ये सारी चीज़ें कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।